हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 6 अक्टूबर 2020 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 1। ये चैप्टर अब आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिनके पास सिलेबस नहीं है, रो रहे हैं, सिलेबस मेरे से ले लेना। जिनके पास सिलेबस नहीं है, सिलेबस मेरे से ले लेना। मेरा नंबर इज 8083 562235। ये इसलिए बार बार सिलेबस के बाद बताना होता है क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हैं, बट अचानक से पढ़ाई का भूत जाग जाता है। फोन करके कल कुछ लोग बता रहे थे, सर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाएगा। अरे सिलेबस मिलाओ, इस बार हटा दिया गया है। मैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म और हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व इस बार के सिलेबस से साफ है। सिलेबस नहीं है तो मेरे से मांग लो। और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उन लोग को मेरा सलाह है कि आप लोग डेफिनेशन, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या किसी चैप्टर में पैरामैग्नेटिक का, डायमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक का डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हो तो फिजिक्स का जो भी बुक है उससे इन सबका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो। टेस्ट में तो नहीं आएगा, बट बेसिक साइंस है। कोई भाई बहन आपसे पूछ ले, कोई मम्मी पापा चाचा चाची पूछ ले, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। या फिर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मैं किसी एक दिन संडे को वीडियो डाल दूंगा पारा का, डाई का, फेरो का, हिस्टेरेसिस का। आपके सिलेबस से हटा दिया इस बार, है ना। इस बार सीधा हम लोग उड़ करके एकदम चैप्टर में चले जाएंगे। चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास का जो मैग्नेटिक इफेक्ट था बच्चों, उसमें एक ही चैप्टर में पूरा चीज मिला करके दे दिया था। 12th में दीज ऑल आर डिफरेंट चैप्टर्स। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं वो मैं आपको समझाऊं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा, 12th क्लास में आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा, या फिर ये टॉपिक पढ़ा टॉर्क ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबका समरी क्या था? समरी ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो एक फोर्स लगता है जिसके वजह से अगर वो कंडक्टर है तो हिलेगा, कॉइल है तो घूमेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। इसको ठीक उल्टा करो। 10th में पढ़ना था, जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको याद होगा। ठीक उल्टा करो। ठीक उल्टा करो का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी रहेगा, बट कॉइल लो, करंट कैरिंग कॉइल नहीं। करंट देने पर फोर्स लगता है तो उल्टा क्या होगा? फोर्स दोगे तो करंट आएगा। फोर्स देने पर कॉइल में टॉर्क लगता है, गोल घूमता है। उल्टा क्या होगा? अगर तुम गोल 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 घुमाओगे तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं और इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लास 10th में एक बार में पढ़ा दिया गया था। मोटर का प्रिंसिपल का उल्टा था जनरेटर का प्रिंसिपल, और 10th क्लास में जनरेटर का प्रिंसिपल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको सिखाया गया था। 12th में थोड़ा डिस्कस करके थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। एक बार और बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल नहीं, कॉइल, और उस कॉइल को तुम अगर गोल 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 घुमाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, खुद से आ जाएगा। उस करंट को हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं और फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर से एक आपका एक टॉपिक हो गया कि आखिर हम लोगों को करना क्या है। बाकी अब टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शुरू नहीं करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जिनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर नहीं है उन लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने में दिक्कत होगा। बाकी एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे वीडियो से पढ़ लो, और जिनका क्लियर है एक बार हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स याद करने का ट्राई करेंगे। अच्छे से समझना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, मैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा रहा था तभी भी यही एग्जांपल बताया था। तुम लोग जब नहाने जाते हो तो बाथरूम में लगा हुआ रहता है शावर। शावर से निकलता है पानी का फव्वारा। उस पानी का फव्वारा को तुम अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करो। पानी का जो फव्वारा निकल रहा है उसको क्या कंसीडर करो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जिससे वो पानी, मतलब जो शावर है जिससे कि फव्वारा निकल रहा है, उसको तुम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करो। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो तुमको मैग्नेट मानना है तो मैग्नेट मान लो, या फिर पूरे चैप्टर का समरी कह रहा है कि हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे मतलब नहीं है।
तो फव्वारा क्या है? फव्वारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब ऐसे है, ऐसे ऊपर से ऐसे फव्वारा आ रहा है मेरे तरफ। अब ये सरफेस कंसीडर करना है। जो लोग मेरे पास पढ़े थे, मैं हमेशा इसी एग्जांपल से बताता हूं, ये कड़ा है मेरा, इसको एक सरफेस कंसीडर कर लो। ऊपर से इसमें से क्या आ रहा है? इस पर आ रहा है, मान लो ऐसे, इस तरह से इसमें क्या आ रहा है? इस तरह से इसमें पानी का फव्वारा। पानी का फव्वारा को क्या कंसीडर करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर जैसे ये 4 उंगली है, इस तरह से नॉर्मली इसमें क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर जा रहा है, ठीक है। तो एक सरफेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर जाए, उसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसा ही था। एक सरफेस में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर जाए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसी को कहते हैं। एक सरफेस में से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर जाए, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस व्हेन हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये सरफेस है तो इस पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मेरा 4 उंगली पार हो रहा है तो 4 हो गया, ठीक है। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो लोग रेगुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, समझा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहां से भी समझो। बट अच्छी बात थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़े हो मतलब चैप्टर 1 ही क्लियर नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर करके क्या उखाड़ लोगे? पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर करो। बाकी देखो ये सरफेस है, इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रहा है, ठीक है। अब ये सरफेस का अगर मैं पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब इसमें से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रहा है। जैसे ही इस कड़ा का, इस सरफेस को अगर मैं ऐसे कर दूं, तो अब 4 नहीं जाकर के इसमें से सिर्फ 2 ही उंगली पास कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं कड़ा का डायरेक्शन ऐसे कर दूं तो हो सकता है कि एक ही उंगली पास करे, ऐसे सीधा रख दूं तो हो सकता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही ना करे, है ना। तो हमें क्या देखना है? कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, नहीं, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर जा रहा है उस सरफेस में से, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये हो गया सिक्का का एक पहलू। दूसरा पहलू ये हो गया, जो लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े उनको मालूम होगा, ऐसा मैथ में कोई तरीका नहीं है कि तुम एक सरफेस में से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करोड़ों होता है, वो गिन करके निकाल दो, इसका कोई तरीका नहीं है। इसीलिए मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का टेक्निक अलग है, वो मैं बता रहा हूं। जो लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे होंगे टेक्निक पहले भी बताया गया है, फिलहाल डेफिनेशन लिख के रखोगे। मेजर करने का तरीका यह है कि हम लोग प्रोडक्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। जैसे कि अगर ये सरफेस है, पहले भी जो लोग पढ़े उनको मालूम होगा, अगर ये सरफेस है, इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रहा है, दिस इज बी, और एरिया वेक्टर, जिन्होंने नहीं पढ़ा यार पीछे का पढ़ो, कितना चीज में पढ़ा होगा, एरिया इज कंसीडर्ड एज वेक्टर और वो हमेशा सरफेस पर नॉर्मली लिया जाता है। तो इस डायग्राम का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस डायग्राम का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, दिस इज एरिया वेक्टर, और दोनों के बीच में अगर एंगल बन रहा है थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका, देखो डेफिनेशन लिखवाया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, डेफिनेशन लिखवाया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पर जो नॉर्मल होगा केवल उतना मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एरिया वेक्टर तो खुद ही सरफेस पर नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर सरफेस पर नॉर्मल पहले से है, तुम बस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के तरफ कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में ये बी है, ये थीटा है, एंगल एरो के साथ वाला ये बी का कॉस थीटा हो रहा है इस डायग्राम में, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी कॉस थीटा और ए को, तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil. Magnetic flux linked with the coil is B A cos theta, ठीक है।
तो बी ए कॉस थीटा को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग याद किए, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। और पहले से पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर का डॉट, दो वेक्टर के डॉट से फिजिकल क्वांटिटी आए तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन नहीं कहता है कि बी डॉट ए करना है, डेफिनेशन कहता है कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली पास कर जाए उससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। बट मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि तुम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिन दो। उसके लिए मैथमेटिकली ये तरीका बनाया गया है। ये सरफेस है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर प्लेस किया जाए तो बी से मतलब नहीं है, बी का कौन सा कंपोनेंट एरिया के तरफ है, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर नॉर्मली होता है। दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट अगर देख रहे हैं, इट्स यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर यूनिट देख रहे हैं, इट्स यूनिट कितना आ जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का? मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट जो है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर है। और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, WEBER, दिस इज वेबर। WB से डिनोट करते हैं, वेबर जो है, वेबर WB, दिस इज 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। दिस इज द यूनिट, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू डू। इसका सीजीएस यूनिट गॉस है ना, सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। इसका सीजीएस यूनिट जो है वो है मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। और एक वेबर में होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ये बहुत आसान है जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। बी का छोटा यूनिट गॉस होता है। एक टेस्ला में 10 का पावर 4 गॉस, और मीटर का सेंटीमीटर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और अगर डिमेंशंस निकालने की बात आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशंस निकालने का बात आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशंस निकालने का बात आ जाए तो उसके लिए डिपेंड करता है कि हमने बी का डायमेंशन याद किया है क्या, याद किया है क्या। अगर नहीं याद किया है तो डिराइव करना पड़ेगा, और अगर बी का याद किया हुआ है तो एक लाइन में आ जाएगा। मैं एकदम मुंह जबानी बी का तो भूल जाता हूँ कभी कभी। एक बार बी का निकाल लेते हैं। F बराबर BIL से सबसे आसानी से मेरे ख्याल से निकलता है। वैसे BIL साइन थीटा होता है, बट अभी मेरे को B से मतलब है, तो B का क्या हो जाएगा? F बाई IL। फोर्स का तो याद रहता है सबको, ML T-2 एम्पियर का I, लेंथ का L। तो दिस B का हो जाता है M T-2 A पर पावर -1, है ना। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स का डायमेंशंस? तो B का हो गया M T-2 A पर -1 और मीटर स्क्वायर का L2। सो दिस इज M T पर पावर -2 एम्पियर पे पावर -1 ML2 T पर पावर -2 एम्पियर पे पावर -1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशंस हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले सीखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो बाद में सीखेंगे। अब देखना बच्चों, अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़ा सा यहीं पर 10th और 12th में डिफरेंसेस आने लगता है, इसलिए थोड़ा सा समझना है।
एक बार मैं और बताता हूँ। अगर आपके पास 10th का बुक है तो 10th का बुक निकाल लेना। 10th के बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केवल इतना सा दिया हुआ है, बुक से पढ़ना। एक बार मैं याद भी करवा देता हूँ। 10th के बुक में बताता है बात कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल को अगर हम लोग रोटेट करवाते हैं तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस या फिर इंड्यूस हो जाता है। ये जो करंट प्रोड्यूस या फिर इंड्यूस हुआ उसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं और फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। 10th के बुक में यही दिया हुआ है और ये जनरेटर का प्रिंसिपल था। जनरेटर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। जनरेटर में करंट देते नहीं हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल को घुमाते हैं तो उसको करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। 10th के बुक में ये दिया हुआ है। बट अब आप क्लास 12th में हैं, आजकल में इंजीनियरिंग करेंगे या फिर और आगे साइंस के फील्ड में आगे बढ़ेंगे। 10th वाला डेफिनेशन 10th में ठीक है, 12th में नहीं चलेगा। 12th में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है वो फैराडे ने दिया। एम्पियर, गॉस, टेस्ला, मैक्सवेल, वेबर इन सब ने कंफर्म किया। फैराडे का लॉ है, फैराडे का लॉ है, फैराडे साहब का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडे साहब ने बताया कि कभी भी एक कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, अगर आप किसी भी तरह से उस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किए, कैसे भी करो, तुम एक कॉइल के साथ लिंक किया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किए, तब उस केस में एक करंट प्रोड्यूस होगा। उस प्रोड्यूस्ड करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और ओम्स लॉ के हिसाब से हमें मालूम है 10th क्लास से, जहां करंट वहां वोल्टेज। तो यहां पर जैसे ही जैसे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तैसे तैसे इंड्यूस वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगा। और इस फेनोमेना को 12thers को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहना है। 10thers को मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम ही नहीं था, इसलिए 10thers को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दूसरे तरीके से समझाया जाता है। 12thers को दूसरे तरह से समझना है। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर करंट प्रोड्यूस करोगे वहां पर ईएमएफ भी हो जाएगा। इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, किसी भी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल को अगर तुमने चेंज किया है तो वहां पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जो प्रोड्यूस करंट है उसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं और फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यही आप फिर से लिख सकते हैं, कि यही जो है वो जनरेटर का प्रिंसिपल है। चाहो तो फिर से लिख सकते हो, ये जनरेटर का प्रिंसिपल है और ये फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां करंट वहां ईएमएफ। इन अ कॉइल 10th में सिखाया, बस कॉइल को घुमाओ। एक्चुअल है किसी भी तरह से कॉइल के साथ लिंक किया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर तुम चेंज करोगे तो वहां पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से लिखो, बढ़िया से। अब फैराडे का लॉ तो समझ गए, अब लॉज लिखो, ठीक है। पहला तो कंफर्म अभी थोड़ा सा समझ गए होंगे, ढेर सारा जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो और समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन लिख करके रखो। पहला लॉ बेसिक लॉ है। अच्छा, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। न्यूटन साहब का जो लॉज ऑफ मोशन आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे और क्लास 11th में पढ़े थे, उससे इसको कोरिलेट किया जाता है। मतलब वो ऐसा ही माना जाता है। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो वैसा ही टॉपिक है ना। न्यूटन साहब के लॉ के तरह का ही है। यहाँ पहला लॉ कहता है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल को चेंज करेंगे तो कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये तो पहला वाला ही हो गया। दूसरा कहता है जब 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 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होते रहेगा, लगातार ईएमएफ इंड्यूस होते रहेगा। यही दूसरा लॉ है। ऐसा नहीं कि एक बार जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करोगे, लगातार इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। तीसरा लॉ जो है वो इसका क्वांटिटेटिव, अभी मैं बताया न्यूटन साहब के लॉ से मिलता जुलता है। जो लोग क्लास 9 का न्यूटन का लॉ जिनको याद होगा, क्लास 9 में भी न्यूटन का लॉ में सेकंड लॉ था क्वांटिटेटिव, वही सेकंड लॉ कहता है, 9th और 11th में पढ़े हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। इधर भी वही है। फैराडे का जो क्वांटिटेटिव लॉ है ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं ये फाइनल माइनस इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फोर्स का फॉर्मूला कुछ लोग तो पढ़े ही नहीं है, कुछ दिन में इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम आ रहा है, कुछ पढ़े ही नहीं है, बाकी लोग पढ़े होंगे। फोर्स बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम टेकन। अच्छा 11th में पढ़ा, इससे एवरेज फोर्स आता है, इंस्टेंटेनियस नहीं। 11th में पढ़ा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनली होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इससे भी एवरेज वाला आएगा। अगर इंस्टेंटेनियस निकालने का शौक है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आता है। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो ये न्यूटन के लॉ के तरह का ही है। न्यूटन का लॉ भी कहता है बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा, बशर्ते तुम उसमें एक फोर्स लगा दो। उसी तरह से है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज नहीं करोगे तो किसी तरह का करंट इंड्यूस नहीं होगा। जैसे ही तुम फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज करोगे तैसे ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही तुम फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल नहीं चेंज करोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल वैसा ही लॉ है, बिल्कुल वैसा ही लॉ है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बट इससे एवरेज आएगा। इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, दोनों ही केस में जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये जो k आता है दिस इज फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय टाइम टेकन, चाहे यहां से हटाएं, ई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डी फ्लक्स बाय dt। दोनों ही केस में k का वैल्यू जो 1 आया है बाय एक्सपेरिमेंट, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी k का वैल्यू 1 ही आता है। तो हम लोग फाइनली ये फॉर्मूला बता सकते हैं, E बराबर फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम टेकन, या फिर E बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो फैराडे का लॉज में तीसरा वाला लॉ से क्वांटिटी फॉर्मूला पता चलता है, न्यूटन का लॉ में सेकंड वाले लॉ से फॉर्मूला पता चलता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलास को अगर आप लिख लेंगे तो इसमें अभी एक काम आप लोग और करेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसका जो डायरेक्शन पता लगाते हैं, वो जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा सारा तो पता चलेगा कि जिस तरफ चेंज इन फ्लक्स होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल इस पूरे फॉर्मूला में साइड में नोट बना करके ऐसे माइनस साइन लगा लेना, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय टाइम टेकन होता है। ये माइनस साइन नोट बना करके रख लेना और इस माइनस का मीनिंग ऐसे लिख देना कि दिस माइनस इंडिकेट्स, अभी फिलहाल के लिए माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, या ऐसे इंडिकेट्स ईएमएफ increases where magnetic flux decreases।
ये माइनस का यही मतलब है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी फिलहाल अगर आप लोग फॉर्मूला समझ गए हैं तो आप लोग माइनस साइन के साथ फॉर्मूला को याद करेंगे। ई बराबर इतना, और ये फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल है, तो एक कॉइल में तो एक टर्न, अगर एन टर्न के लिए होगा तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बस हम लोग याद करेंगे फैराडे का लॉ। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का लॉ क्या कह रहा है, और इस माइनस को कैसे अकाउंट करेंगे, क्यों ये माइनस लगा है, ये मैं अगले क्लास में जब आपको लेंज लॉ पढ़ाऊंगा, या फिर 10th में आप लोग एक टॉपिक पढ़े जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, वो बताऊंगा। तब आप देखेंगे कि किस तरह से जहां फ्लक्स गिरता है उस तरफ फ्लक्स बढ़ जाता है, इसके वजह से माइनस साइन आता है। वो हम लोग बाद के लिए रखेंगे। अभी हम लोग याद करेंगे कि ये जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यही जनरेटर का प्रिंसिपल है, जनरेटर का प्रिंसिपल है, मोटर का प्रिंसिपल का उल्टा है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना नोट्स बना लो, और फिर से मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक में थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब का डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लो। टेस्ट में नहीं आएगा, बट अपने जूनियर्स को बताने में तुम्ही को फायदा होगा। बेसिक साइंस से क्या बोलोगे, हमारे सिलेबस में नहीं था तो हमको फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं मालूम नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। थोड़ा सा दो लाइन फेरोमैग्नेटिक का, डाईमैग्नेटिक का और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी और एक दो एग्जांपल जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।